गुड मॉर्निंग everyone. हाँ वैसे क्लियर। आप लोग हेडिंग लिखिए अब, कशेरुकियों का उत्सर्जी तंत्र। कशेरुकियों का उत्सर्जी तंत्र। तो क्लास जहां तक वैसे हालांकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो उत्सर्जन है किसके माध्यम से होता है, किडनी के माध्यम से। किडनी मतलब आपका वृक्क है ना। तो अब बताइए, जब हम बात करें किडनी की तो किडनी का जो उद्भव है, ठीक है, मतलब जहां से इसका ओरिजिन है वो है आपका ब्रूडिया मीसोडर्म से। इससे होता है ब्रूडिया मीसोडर्म से इसका उद्भव माना गया है किडनी का। ठीक है, आप लोग जानते हैं किडनी जो है वो कैसे आकार की होती है, वी शेप होती है। वी मतलब सेम के आकार की होती है, लाल रंग की संरचना होती है। ठीक है, जो आपका अगर हम बात करें तो एक तरफ से उत्तल, बाहर की तरफ तो कैसी होती है, उत्तल। उत्तल और अवतल दो प्रकार के आपको पहले बताए गए होंगे फिजिक्स में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स इस टाइप से होता है और कॉनकेव इस टाइप से, है ना। डिफरेंस होता है ना, कॉन्वेक्स उभरा हुआ होता है और कॉनकेव इस तरफ, है ना। ये तो बनाते थे फिजिक्स में। तो ये बाहर की तरफ से होता है उत्तल और अंदर की तरफ से अवतल होती है किडनियां। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आपकी कोई किडनी है इस तरह से, ठीक, अगर आप उसका टीएस काट के देखोगे लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ अंदर की तरफ एक गड्ढा देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं इसे हम। ठीक है, ये जो गड्ढा सा होता है किडनी का अंदर की तरफ, हाइलम। हाइलम से निकलती है आपकी यूरेटर। यूरेटर को हम हिंदी में बोलते हैं मूत्रनाल। ठीक है, हाइलम से क्या निकलता है आपका, यूरेटर। आप लोग जनरली जानते हैं, हालांकि 12th तक पढ़ा दिया जाता है कि ये कोई आपकी किडनी है। ठीक है, इसमें से क्या निकलेगी आपका, यूरेटर, मूत्रनाल निकलता है। ठीक है, यहाँ पर एक और होगी, एक जोड़ी होते हैं ना किडनी तो, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आपकी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ। ये वर्टिब्रल कॉलम होता है ना कशेरुक दंड, उसके दोनों तरफ उपस्थित होते हैं यहाँ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही किडनी बनाई है, अगर आप दोनों बनाते हैं तो ये क्या है आपका, यूरेटर, मूत्रनाल। ठीक है, जो आगे की तरफ जाके किसमें एकत्रित होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर को हम बोलते हैं मूत्रकोश, है ना। तो यहाँ पर ये क्या चीज होता है, या मूत्र पोटर के नाम से भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है आगे की तरफ जाता है, किसमें खुलता है, यूरेथ्रा से। ठीक है, कहां पे खुलेगा, यूरेथ्रा से। ठीक है, यूरेथ्रा की अगर हम बात करें मेल में, ये यूरेथ्रा जो है आगे की तरफ जाकर किसमें खुलता है, मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा, नर में। नर व मादा में अगर हम बात करें तो ये यूरेथ्रा जो होता है ये किसमें जाके खुलता है, मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा। मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा, नर व मादा दोनों में। जिसमें अगर हम नर की बात करते हैं तो ये आगे जाकर किसमें, पेनिस के द्वारा खुलता है। ठीक है, शिशन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ये बल्बा के द्वारा।
ठीक है, वल्वा के द्वारा खुलता है। वल्वा भी क्या है आपका मूत्रजनन क्षेत्र है। देखिए क्लास, मूत्रजनन क्षेत्र क्या होता है पहले वो समझिएगा। यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मूत्रजनन क्षेत्र, मतलब ये एक ऐसा अपर्चर है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपकी यूरिन से भी रिलेटेड है और आपके रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। जब आप इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उस अवस्था में क्या कर देते हैं, इन दोनों ही टर्म्स को आप एक ही टर्म बोल देते हैं, दैट इज द मूत्रजनन। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बोले तो उसे बोला जाएगा यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। ठीक है, और अगर हम इस तंत्र की बात करें तो उसे बोलते हैं मूत्रजनन तंत्र या फिर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। समझ में आया? अब इस चीज का थोड़ा सा एक अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, फिर दोबारा से एक बार बात करेंगे। ठीक है, अभी तो जस्ट आप लोगों को रफली बताया था, वैसे ही समझ में आया रफली चीज। ठीक, इस चीज को अगर हम लोग एक बहुत अच्छे डायग्राम से बात करें तो और अच्छे समझ में आएगा। लिख लीजिएगा, इसकी उत्पत्ति, किडनी की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। बना लीजिए। हो गया ना? तो देखिएगा, अब हम लोग अगर बात करते हैं तो आपकी जो किडनी है इसका अगर हम क्या कहते हैं, इसके भार की बात करें, वेट की बात करें तो देखने को मिलेगा एवरेज, औसत की बात हम यहाँ कर रहे हैं तो अप्रोक्स रहता है 150 ग्राम। और अगर आप इसकी रेंज देखना चाहेंगे, रेंज होती है हर चीज की, औसत कब निकलता है जब आपके पास रेंज होती है ना? रेंज अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलती है आपकी 70 या 71, ज्यादा नहीं डिफरेंस है, 70 या 71 से लेकर आपका अप्रोक्स 175। ठीक है, ये दोनों ही जो है ये यूनिट क्या रहेगा, ग्राम में। ठीक है, जब हम इसका औसत देखें कि एक नॉर्मल व्यक्ति में कितने भार की किडनी मौजूद रहती है, दैट इज 150 ग्राम। समझ में आया? ठीक है, तो जब थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में जो भी समझाया था वही चीज। यह गहरे लाल रंग
बीज के आकार की होती है। नोट डालकर लिखिएगा, नोट, ठीक है। लिखिए, दाहिना वृक्क थोड़ा पीछे की ओर उपस्थित होता है, दाहिना वाला, ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ उपस्थित होता है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? अगर हम बात करें तो दोनों हमारे, ऐसा लगता है ना बिल्कुल एकदम एक्यूरेट उस पर है पोजीशन पे, ऐसा नहीं होता। हमारा जो ये राइट वाली किडनी होती है थोड़ी सी पीछे की तरफ प्रेजेंट रहती है, क्योंकि इस तरफ हमारा लिवर आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो वो रहता है आपका हिस्सा राइट वाला, वहां पे लिवर की उपस्थिति की वजह से थोड़ा हल्का सा पीछे हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। समझ में आया? ये एकदम एक्यूरेट पोजीशन पर नहीं होती, थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेगा, ठीक। थोड़ा सा और लिखिए आप, वृक्क का बाहरी भाग उत्तल तथा भीतरी भाग अवतल होता है। इसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है जिसे हाइलम कहते हैं, हाइलम, जिसमें से यूरेटर, ब्रैकेट में लिख लेना आप लोग, मूत्रनाल बाहर निकलती है, ठीक। ठीक है, अब देखिए क्लास, अगर हम लोग बात करें तो इनके इवोल्यूशन के बेसिस पर, ठीक है ना, इवोल्यूशन के बेसिस पर हम किडनी को 3 भागों में विभक्त करते हैं। मतलब ये कहें किडनी जो है 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है किडनी? 3 प्रकार की। ये जो हमने 3 प्रकार में डिवाइड की हुई है, ये हमने उसकी स्थिति मतलब पोजीशन और साथ में इवोल्यूशन के आधार पर, ठीक है ना, इवोल्यूशन के आधार पर हमने किडनी कितने भागों में विभक्त किया है? 3 भागों में। फर्स्ट होता है प्रोनेफ्रोस, प्रोनेफ्रोस, सेकंड मीसोनेफ्रोस, थर्ड मेटानेफ्रोस, ठीक है। तो वृक्क जो है 3 प्रकार के हमने बात की है, ठीक। ये 3 प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो इसे हमने तीनों भागों में क्यों हमने डिवाइड किया है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया। तो जो प्रोनेफ्रोस होती है बहुत ही ज्यादा आदिम प्रकार की होती है, मतलब बहुत प्रिमिटिव है। सबसे पहली जो हम बात करें तो किडनी पहले प्रोनेफ्रोस प्रकार की हुआ करती थी, जो अकशेरुकी होती है, ठीक है ना, उनमें भी भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है ना, कैसी होती है? प्रोनेफ्रोस। लेकिन अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इसको ये क्यों टर्म दिए हुए हैं, प्रोनेफ्रोस, मीसोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस। एक्चुअली इनका जो उद्भव होता है वो माना गया है, इसे रख कर देना, ठीक। नेफ्रोटोन के अग्र अंत से, अग्र अंत का मतलब है अगर ये बनाया है मैंने अगर कोई भी नेफ्रोस्टोम, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस की हमने एक संरचना दिखाई है थोड़ी सी। तो इसके स्टार्टिंग के जो होते हैं अग्र, आगे के, और अंत मतलब जो स्टार्टिंग के, जस्ट स्टार्टिंग के, ठीक है ना। तो अगर आपकी किडनी का उद्भव स्टार्टिंग से होता है, नेफ्रोस्टोम की शुरुआत के स्टार्टिंग से हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका प्रोनेफ्रोस, ठीक है। और जहां आपका प्रोनेफ्रोस खत्म होता है
उसके बाद अगर आपका स्टार्ट होता है उद्भव जिस किडनी का, उसे हम क्या बोलेंगे, मीसोनेफ्रोस। तो मतलब मीसोनेफ्रोस का उद्भव कहां से हुआ, नेफ्रोस्टोम के मिड वाले भाग से, मध्य वाले भाग से, ठीक। और अगर हम लोग बात करें मेटानेफ्रोस के बारे में, तो मेटा मतलब यहाँ पर ये सबसे विकसित प्रकार का किडनी होती है। हम लोगों में कौन सी होती है, मेटानेफ्रोस होती है ना, क्योंकि ये बहुत वेल डेवलप्ड है। कैसी है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है ना। तो इसका उद्भव हमेशा से नेफ्रोस्टोम के सबसे अंत वाले भाग से होता है, ठीक है। और बहुत सुविकसित प्रकार की किडनी है, जो उच्च जो हम लोग होते हैं ना वर्टिब्रेट्स, हायर वर्टिब्रेट्स, उनमें पाई जाती है। अगर हम बात करें अपनी भ्रूणीय अवस्था की, जैसे मैमल्स हैं, तो मैमल्स की जो भ्रूणीय अवस्था होती है उनमें जनरली मीसोनेफ्रोन पाई जाती है, ठीक है। कौन सी होगी, मीसोनेफ्रोस प्रकार की, ठीक है। लेकिन वयस्क की बात करें हम लोगों की, तो हम लोगों में कौन सी हो जाएगी, मेटानेफ्रोस। कोई परेशानी, समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की जो हमने बात की है वो उनके उद्भव के आधार पर, उनके इवोल्यूशन के आधार पर किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो आपका नेफ्रोटोम है उसके स्टार्टिंग से अगर होता है किडनी का उद्भव, तो हो जाएगा प्रोनेफ्रोस, मिड वाले भाग से होगा तो मीसोनेफ्रोस, और अगर सबसे अंत वाले भाग से होगा तो मेटानेफ्रोस, ठीक है। आप जरा इस चीज को लिखिए आगे, क्या चीज, ये नेफ्रोटोम एक्चुअली जब भ्रूणीय अवस्था में होता है ना, तो उसमें जो हमारी किडनी होती है बीन शेप्ड की नहीं होती, ठीक है ना। तो ये उसका एक तरीके से यूनिट होगी। जैसे हम लोग बात करें अगर अपनी किडनी की यूनिट की, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन वगैरह जब बनती है तो उसमें आपका स्टार्टिंग एज होगी वो नेफ्रॉन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस वगैरह जो होते हैं वो ये सब चीजें दिखाई गई, ठीक है। चलिए लिखिए, वृक्क अपनी स्थिति तथा विकास के आधार पर, स्थिति तथा विकास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रोनेफ्रोस, मीसोनेफ्रोस एंड मेटानेफ्रोस, ठीक है। यह सबसे सरलतम तथा आदिम प्रकार की संरचना है, आदिम प्रकार की संरचना है। यह वयस्क कशेरुकियों में अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, मीसोनेफ्रोस, यह पक्षी एवं स्तनी वर्ग आदि के भ्रूणावस्था में पाई जाती है। वयस्क कशेरुकियों में पेट्रोमाइजोन मछलियों इत्यादि में पाई जाती है। नेक्स्ट, मेटानेफ्रोस,
यह सबसे अधिक विकसित प्रकार के वृक्क हैं यह सबसे अधिक विकसित प्रकार के वृक्क हैं जो वयस्क सरीसृप, पक्षी तथा स्तनी वर्ग के जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिखिए आप लोग, वृक्क की औतिकी। वृक्क की औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी।
क्या चीज बताइए मुझे। एक सेकंड, ये पेपिला ऑफ पिरामिड, पेपिला ऑफ पिरामिड। हो गया? तो जल्दी कीजिए जरा। हिस्टोलॉजी समझते हैं आप? हिस्टोलॉजी क्या होता है? वो इसका हिंदी रूपांतरण है। होता क्या है? बिल्कुल सही बात है। आप कह सकते हैं इसको एनाटॉमी टाइप, मतलब अगर आप इसका टीएस सेक्शन खत्म करते हैं तब आपको जो संरचना देखने को मिलेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, उसकी पूरी संरचना जो है, आंतरिक संरचना एकदम से। हो गया? चलिए बात कर लेते हैं क्लास।
हो गया ना, गुड। देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दो संरचनाएं देखने को मिलेंगी, एक इसके परिधि की तरफ और एक थोड़े अंदर की तरफ। जो परिधि की तरफ संरचना पाई जाती है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसे हम? कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कॉर्टेक्स परिधि की तरफ है। ठीक, परिधि से अंदर की तरफ आप चलते हैं तब जो संरचना देखने को मिलेगी दैट इज द मेड्यूला। क्या बोलते हैं इसे हम? मेड्यूला। ये रहे मेड्यूला। ठीक, ये है कॉर्टेक्स एंड दिस इज द मेड्यूला। ठीक, अगर हम बात करें तो ये दोनों ही संरचनाओं में कुछ ना कुछ आउटग्रोथ निकले रहते हैं, मतलब कुछ उभार निकले रहते हैं। अगर हम बात करें कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स में जो उभार निकले रहते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें आपके मतलब मेड्यूला के उभारों के बारे में, ठीक है, तो मेड्यूला के जो उभार होते हैं, जो आउटग्रोथ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। समझ में आया? या मैंने सिर्फ दो संरचना बताई है और दोनों संरचनाओं के सिर्फ उभारों के बारे में यहाँ बात की है। ठीक है, लेकिन क्लास आप लोग एक स्पेशल बात बताना है, ये वाला टाइप फर्स्ट। अच्छा, पिरामिड से याद आया, जो पिरामिड होते हैं, अगर हम बात करें खरगोश की या मार्सुपियल्स एनिमल्स जो होते हैं, मार्सुपियल एनिमल्स मतलब एग्जैक्टली मार्सुपियल एनिमल्स का मतलब एग्जांपल बता सकता है बॉयज में? क्यों मार्सुपियल क्यों बोलते हैं हमको? अरे एक ही चीज को दोहराते रहेंगे क्या? रीजन बताइए। हाँ सही बात है, क्योंकि जो कंगारू होते हैं उनके पास जो थैली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्सुपियल। ठीक है, तो मार्सुपियल उपस्थित होता है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं मार्सुपियल एनिमल। ठीक है, जिससे एग्जांपल हम लोगों ने बात की। तो अगर हम बात करें खरगोश या मार्सुपियल्स के बारे में, ठीक है, तो उनमें पिरामिड सिर्फ एक होगा, मतलब मेडुला में सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड उपस्थित होगा, उभार है जो। लेकिन अगर हम बात करें अपनी मानवों की, तो मानवों में आपकी जो पिरामिड होते हैं उनकी संख्या अप्रॉक्स 6 से 12 देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों की 6 से थोड़ी सी वेरी कर सकती है, लेकिन मानवों में यही रहती है। लेकिन बाकी खरगोश वगैरह में सुनाई नहीं दिया क्या? ये किस काम आते हैं? तो देखिए, हाँ ये देखिए, जो आपकी किडनी जो है ना, ये आपकी फिल्ट्रेशन का काम करती है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पर ये सब काम आएंगे फिल्ट्रेशन के बारे में, मतलब छनित के उसमें, जहाँ पे जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, वो यहाँ पे फिल्टर होता है, और इन सब में ये सारी संरचनाएं काम आती है। जिसमें मैंने सबसे फर्स्ट जो बनाया हुआ है, ये आप लोग पहले समझ लीजिए इसे। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने एक दिखाया गया कैप्सूल, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग जानते हैं मेलपीगियन बॉडी होती है। मेलपीगियन बॉडी किस किस से मिलकर बनी होती है आपकी? ग्लोमेरुलस और कैप्सूल से, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल से मिलकर क्या बना होता है? मेलपीगियन बॉडी। ठीक है, जिसे हम हिंदी में अगर बोले तो मेलपीगियन बॉडी को बोलते हैं मेलपीगियन कोश। ठीक है ना, तो मेलपीगियन बॉडी। यहाँ पर बस एक बात और खास समझने की है, यहाँ पर मैंने ये कुछ ट्यूब कुछ बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर। इसे मैंने टर्म दिया हुआ है कलेक्टिंग ट्यूब। हालांकि ये बात मैं आप लोगों को नेफ्रॉन के टाइम पे बताती, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पर ही ले लीजिए इसे। ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होते हैं, ये आपकी जो प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ भुजा और दूरस्थ भुजा, हेनलेज लूप, इन सब में से ये क्या करेंगे? आपके जो यूरिन होता है उसको लेकर आते हैं, ये कलेक्ट होता है यहाँ पर यूरिन। ठीक है, और कहाँ आ जाता है? ये जो आपकी किडनी का जो मिड वाला भाग होता है, जिसे हम बोलते हैं इसका पेल्विस रीजन, पेल्विस क्षेत्र। ठीक है, पेल्विस क्षेत्र में आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है यूरिन। ठीक है, जैसे बाद में यूरेटर की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक बार फिर अपनी बात को दोहरा देती हूँ, हालांकि ये दोबारा बताया जाएगा बात, लेकिन ये जो आपको यहाँ दिख रही है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल,
ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को हम कलेक्टिंग क्यों बोला हुआ है, ये संग्रह नलिका जो है संग्रह करती है किस चीज का, यूरिन का। यूरिन को ये कलेक्ट करेगी कहां से, दूरस्थ भुजा, समीपस्थ भुजा, हैंडलेज लूप, इन सब से ये क्या करती है, कलेक्ट करती है यूरिन और लाके आपके किडनी के पेल्विस रीजन में डाल देती है। ठीक है, जहां से ये यूरेटर से होता हुआ बाहर निकलता है और कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के मार्ग से फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोई परेशानी, क्लियर हुई। इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहते हैं आप लोग, लिख लीजिए। इसमें एक बाहरी, इसमें एक बाहरी भाग कॉर्टेक्स, व भीतरी भाग मेड्यूला उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स व मेड्यूला से कुछ उभार निकले रहते हैं जिन्हें कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्टनी के स्तंभ लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बर्टनी के स्तंभ और ब्रैकेट में कॉर्टेक्स, पता चले कि कॉर्टेक्स के भाग। ठीक है, तथा पिरामिड और ब्रैकेट में लिखिएगा मेडुला कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, वृक्क नलिका, वृक्क नलिका। नेफ्रॉन, ठीक है, वृक्क नलिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, पर आप लोग चाहे तो नेफ्रॉन ही लिखिएगा। नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की मतलब रक्त की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या फिर वृक्क नलिका। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनिफेरस, सॉरी यूरिनिफेरस। ठीक है, देखिए इसको, वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। यह 5 भागों से मिलकर बनी होती है।
चलिए क्लास पर आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करेंगे।